आज मैं आपको भूतों के साल की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक अज्ञात जानवर से एक और विशाल खोपड़ी प्राप्त करती है तो गुफा हिलने लगती है और अचानक विस्फोट हो जाता है जिससे उनका पूरा शिविर नष्ट हो जाता है। अधिकारी हान जू यांग के नेतृत्व में सैनिक वापस लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार करते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ कार्यकर्ता हैं। यह घटना पूरी तरह से नुकसान नहीं है, हालांकि पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे जांच करने के लिए प्रोफेसर यांग के साथ एक विशेष टीम भेजेंगे। यांग पिन तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और इससे हु बाई भी मदद के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कारण कांग सन भी उसके साथ आ जाता है। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करती है जब तक कि वे एक विशाल खाई तक नहीं पहुंच जाते, जहां वे नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि उनके चारों ओर एक तितली जैसा प्राणी उड़ रहा है। वे अंततः बीच में एक और खाई के साथ एक बर्फीले मंच पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे इस पर भी चढ़ते हैं जब तक कि उन्हें एक अज्ञात गुफा नहीं मिल जाती जो अजीब जीवाश्मों से भरी हुई है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक निकास मिलता है जो उस पहाड़ से बिल्कुल विपरीत दिशा में है जहां से वे अंदर गए थे। वहां प्रोफेसर यांग ने हु बाई को बताया कि किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में कहीं एक प्राचीन राज्य का द्वार है जो एक गुप्त सरकार से संबंधित है। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब अन्य सैनिक उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, बर्फ पर एक विशालकाय भिखारी। जबकि हान और टीम के बाकी सदस्य अपना काम खत्म कर रहे हैं, पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा लगाने का काम पूरा करने के बाद प्रोफेसर यांग और उनके आदमी उस जानवर को खोजने के लिए पंजे के निशानों का अनुसरण करना शुरू करते हैं जो उन्हें छोड़कर गया था, जो वास्तव में पास में ही है। हालांकि वे जो जीव सबसे पहले पाते हैं वे गुफा से उड़ने वाले छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन अब वे उन्हें और करीब से देखते हैं। वे पाते हैं कि वे तितली जैसे नहीं हैं, वे अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे एक आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सैनिकों में से एक अपने नंगे हाथ से एक को पकड़ लेता है और यह एक गलती साबित होती है। वह अचानक एक नीली लौ के साथ खतरनाक गति से जलने लगता है जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जल्द ही वे इन चमगादड़ों से घिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी गोलीबारी में उनके कुछ लोग मारे जाते हैं। सभी शॉट विशाल जानवर को डरा देते हैं और उसे दूर भगा देते हैं, लेकिन अचानक उसके भारी मोड़ से हिमस्खलन होता है। पार्टी पहाड़ से नीचे भागना शुरू कर देती है क्योंकि बर्फ कई सैनिकों को निगल जाती है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब वे आगे नहीं बढ़ सकते। उनके सामने एक खाई है, उनके पास कूदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग हु बाई और उनकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। दोनों गिर जाते हैं और रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर अटक जाती है और एक दो बार इधर उधर जाने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और वे दोनों गिर जाते हैं। यहाँ तक कि महीनों बाद भी ट्रेन में हुबेई को समझ में नहीं आता कि वह गिरने से कैसे बचता है, खासकर तब जब उसके और भी लोग मारे जाते हैं जो सिर पर चोट लगने या बर्फ से छुरा घोंपने से मारे जाते हैं। जब वह रसातल के तल पर जागता है तो पार्टी के केवल 4 सदस्य बचे होते हैं, हुबेई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कांग सन। जितना संभव हो सके उतने गिरे हुए सामान को वापस लाने के बाद अब बहुत छोटी टीम कुछ मशालें जलाती है और अपनी खोज जारी रखती है। वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक ऊंचा टावर है जो इमारतों के खंडहरों से घिरा हुआ है, जिसे प्रोफेसर यांग कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि इस टावर में 9 मंजिलें हैं जहां राक्षस प्राणियों को बंद कर दिया गया है और प्रोफेसर यांग इसी की तलाश में इतने समय से जुटे हुए हैं। वह श्रद्धा के प्रतीक के रूप में घुटनों के बल बैठ जाता है, फिर किसी वेदी पर रखी मोमबत्ती जलाता है जिससे एक ऊंची लपट पैदा होती है जिससे चमगादड़ों का एक झुंड प्रकट होता है और टावर को लाल रोशनी से घेर लेता है। प्रोफेसर यांग का मानना है कि हुबेई और उनकी बेटी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजता है और जब वे हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सच साबित होता है। दरवाजा खुलता है और चमकने लगता है क्योंकि टावर के शीर्ष पर एक रोशनी दिखाई देती है जो आत्माओं के एक समूह को बुलाती है जो कमरे को भर देती है। लेकिन यह सब अचानक दूर हो जाता है जब कंग का बेटा मोमबत्ती बुझा देता है क्योंकि उसे शैतान के द्वार खोलने का विचार पसंद नहीं आता। गुफा ढहने लगी है, इसलिए समूह आगे बढ़ जाता है इससे पहले कि चट्टाने या चमगादड़ उन तक पहुंच जाएं जो अब उनका पीछा कर रहे हैं। कांग का बेटा खुद को बलिदान कर देता है और चारा के रूप में काम करने के लिए पीछे रह जाता है। चमगादड़ों की नीली आग से मारा जाता है और जब उसका शरीर फट जाता है तो उनमें से कई को मार देता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे चमगादड़ आजाद हैं और वे बचे हुए तीनों के पीछे जाते हैं जिन्होंने कम से कम उनसे कुछ दूरी बना ली है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं जा पाते। यह रास्ता उन्हें एक झरने के पीछे ऊंचे किनारे पर चमगादड़ उन्हें पकड़ लेते हैं और जब हु बाई मशाल लेकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वे उसे काट लेते हैं और उसके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग उसे किनारे से धक्का देती है जिससे वह आग बुझाने के लिए पानी में गिर जाता है और वह और उसके पिता जल्दी से उसके पीछे चले जाते हैं। हु बाई और यांग पिंग एक दूसरे को पानी के नीचे पाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत ही एक अन्य विशालकाय डायनासोर जैसा प्राणी धक्का देकर अलग कर देता है जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हु बाई बाहर तैरता है और ठंडे तापमान में वापस बेस पर पहुंचता है। उसके कंधे पर लगी चोट का इलाज किया जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताता है कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर के अलावा पार्टी के सभी लोगों के शव मिल गए हैं। हु बाई ही एकमात्र जीवित व्यक्ति है। 739 के बाद खोजकर्ताओं को एक ताबूत मिला जिसके अंदर एक जीवित महिला थी जो यांग पिंग की तरह ही दिखती है, लेकिन खुद को शर्ली कहती है। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन यांग पिंग की यादों को जानती है। प्रोफेसर यांग हान को बताता है कि यह टावर खोलने का परिणाम होगा, इसलिए वह जांच करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है। इस घटना से हु बाई के कंधे का निशान जाग गया है जो उसे अक्सर परेशान करने लगता है और डॉक्टर के पास जाने से वह सिस्टम पर दिखाई देता है जिससे हान को उसका स्थान पता चल जाता है। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक हु बाई की पीठ पर आग लग जाती है और वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है जिससे लाइब्रेरी में मौजूद हर फर्नीचर तैरने लगता है। मिस्टर वांग वहां आते हैं और इसे पूरी तरह से स्वाभाविक मानते हैं और बताते हैं कि बुरे हमले की वजह से हु बाई का खून एक शैतानी ताकत से दूषित हो गया है जो अब उसे शक्तियां तो देती है लेकिन उसे नर्क में ले जा सकती है।
हुबाई को समझ में नहीं आता कि मिस्टर वांग को यह सब कैसे पता है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुस्तकालय को एक पुराने मकबरे में बदल देता है और यह उजागर करता है कि वह सुलिन राष्ट्र के राजकुमार यी का रक्षक है। यहाँ भी रक्षक आत्माएं हैं, जैसे कि टॉवर में थीं, जिनमें कांग के बेटे भी शामिल हैं। श्री वांग बताते हैं कि राजकुमार यी हुबाई के पूर्ववर्ती थे और उन्होंने ही पृथ्वी पर कब्जा करने वाली तकनीकी रूप से उन्नत जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व किया था। राजकुमार यी ने अपने शरीर का उपयोग करके टावर को सील कर दिया और अधिकांश राक्षस ग्रह छोड़कर चले गए। हालांकि उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप धारण कर लिया, यहाँ तक कि खुद इंसानों से शादी भी कर ली। वे हुबाई को चाहते हैं क्योंकि वंशज के रूप में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो टावर खोल सकता है और राक्षसों को फिर से मुक्त कर सकता है। 739 के बाद अधिकारी हान को यह जानकर गुस्सा आता है कि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को खो दिया है, लेकिन अचानक आई एक खबर से उसका मूड बदल जाता है। शर्ली जाग गई है और दावा करती है कि उसे अपनी यादें वापस मिल गई हैं, इसलिए वह हुबाई के साथ मिलकर अपने पिता की तलाश करना चाहती है। हान उसे भर्ती करने के लिए लाइब्रेरी जाता है, लेकिन हुबाई पिछले मिशन के दौरान इतनी मौतें देखने के बाद फिर से कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। हालांकि जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेता है, क्योंकि उसे यांग पिंग की बहुत याद आती है। श्री वांग को लगता है कि जब राक्षस उसे पकड़कर टावर को फिर से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए वहां जाना एक बुरा विचार है, लेकिन हुबाई यह समझना चाहती है कि यांग पिंग कैसे वापस जीवित हो गया है और अब जानवरों की आत्माएं राजकुमार की कब्र पर भी हमला कर रही है, इसलिए स्रोत पर इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। हुबाई वांग कैक्सुआन के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलती है, जो मदद करना चाहता है। वे उत्तरी चीन की यात्रा करते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर चेन डोंग काओ वेई वेई नामक एक महिला सैनिकों के एक समूह और निश्चित रूप से शर्ली की तलाश करने वाली टीम से होती है। हुबाई जब उसे दोबारा देखता है तो वह रोना बंद नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसे उसका नाम याद आता है तो वह उसके प्रति ठंडा व्यवहार करती है और यांग पिंग के बजाय शर्ली कहलाने पर जोर देती है। टीम ऊंटों का उपयोग करके रेगिस्तान में यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक खुद को रेत के तूफान में पाते हैं, इसीलिए वे इसे पीछे छोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है जिस पर वे ध्यान नहीं देते, रेत का तूफान अब उनका पीछा नहीं करता। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक अजय बलढाल को पार करते हैं जो तेल शहर के खंडहरों में प्रवेश करते समय तूफान को दूर रखता है। एक बार जब वे सुरक्षित क्षेत्र में उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भागने के दौरान उन्होंने वास्तव में कुछ लोगों को खो दिया था, जिनमें वांग कैक्सुआन भी शामिल था। यह दूसरा समूह अभी भी अपने ऊंटों के बिना रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए वे दूरी पर दिखाई देने वाले कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जब अचानक इन राक्षस प्राणियों में से एक द्वारा उन पर हमला किया जाता है। भागते समय वे अलग हो जाते हैं तथा जब समूह के बाकी सदस्य कुएं के पास पहुंचते हैं तो राक्षस उनमें से एक सैनिक को मार देता है तथा वहां उन्हें दूसरा राक्षस मिलता है। यह दानव वांग कैक्सुआन और उसके एक दोस्त को छोड़कर सभी लोगों को मार देता है, जो एक साइकिल ढूंढते हैं और टीम के बाकी सदस्यों के साथ फिर से जुड़ने के लिए ओनेल सिटी में अपना रास्ता बनाते हैं, जो चारों ओर खोज कर रहे हैं और खंडहरों और शवों के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। राक्षसों के बारे में सुनकर हुबाई पहाड़ों में पिछली बार हुए नरसंहार से बचने के लिए वहां से जाना चाहती है, लेकिन चेन डोंग और शर्ली वहीं रुकना चाहते हैं और अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। वे खुद को हथियार बंद करते हैं और पहले जानवर को गोली मार देते हैं, यह सोचकर कि वे उसे मारने में कामयाब हो गए हैं। फिर वे दूसरे जानवर का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला वाला चला जाता है। जब टीम जानवरों से लड़ती है तो शर्ली भागकर एक परित्यक्त स्कूल में प्रवेश करती है और हुबाई वहां उसका पीछा करती है। वह छत से लटकी हुई लाशों का एक समूह और जमीन में एक छेद देखता है, जिसमें प्रवेश करते हुए वह एक भूमिगत सुरंग खोजता है जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। वहां एक राक्षस भी है जो हुबाई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके शर्ली वहां आ जाती है और उसे वश में कर लेती है, जिससे वह दूर चला जाता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हुबाई के अचेत शरीर को ताबूत में उछाल देती है, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देती है। शहर में वापस आकर और अधिक राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए इमारतों की सबसे ऊंची मंजिलों में छिप जाती है। वे कुछ को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश राक्षस उन्हें चकमा देकर इमारतों पर चढ़ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे किसी तरह पकड़े जाने से बचता है, ऐसा दिखावा करके कि वह पकड़ा गया है, एक पुतला बनने के लिए। फिर वह वांग कैक्सुआन के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए भागती है, जबकि वे लगातार उन प्रहारों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो राक्षस उसका पीछा करते हुए वाहन पर फेंकता रहता है। हुबाई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन वह देखता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव भर रहे हैं और अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहे हैं। श्री वांग की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसे बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीवित रहने में मदद करेगा। फिर हुबाई खुद को अंधेरे में गिरता हुआ पाता है और टावर के सामने आता है। वहां वह अंततः जान सकता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ है। जिस जानवर ने उसे पकड़ लिया था वह उसे गुफा में ले आया और उसे ज्वाला में गिरा दिया, जिससे उसका शरीर जल गया और राक्षस रानी के लिए उस पर अधिकार करना संभव हो गया। अब शर्ली राक्षसों पर नियंत्रण कर रही है और उन्हें शहर में छोड़ रही है। जानवर के चले जाने के बाद हुबाई रानी की आत्मा से बात करने के लिए टावर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि यांग पिंग ही वह दूसरा व्यक्ति है जो दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि वह उसकी वंशज है। वह अपना शरीर देने से इनकार कर देती है तथा कहती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मर जाएगा। हुबाई ने कसम खाई कि वह कोई रास्ता निकाल लेगा और यह बात मनोरंजक पाकर रानी उसे वापस शहर भेज देती है। बस पर हमला करने वाले राक्षस को देखकर हुबाई अपने दोस्तों को मुक्त करने के लिए जल्दी से उसे गोली मार देता है, लेकिन वह चेन के बारे में कुछ नहीं कर सकता। डोंग जो छत के किनारे पर लटका हुआ है, राक्षस उसके पीछे आते रहते हैं, लेकिन शर्ली को टावर का दरवाजा खोलने के लिए उसकी जरूरत होती है, इसलिए वह उसकी रक्षा में कूद पड़ती है और राक्षस को भगाने के लिए उस पर एक कार फेंकती है। अपने दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार है। चेन डोंग अपनी जान किसी राक्षस को देने के बजाय अपनी मौत चुनने के लिए अपनी बंदूक भी अपनी कनपटी पर तान रहा है, लेकिन उस समय हुबाई शर्ली की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि वह यांग पिंग को कभी वापस नहीं पा सकेगा, इसलिए वह उसे 3 बार गोली मारता है, जिससे सभी राक्षस बिखर जाते हैं और टावर ढह जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि हुबाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसे मारने की शक्ति है, शर्ली बेहोश होने से पहले उसे चूमती है और वापस यांग पिंग में बदल जाती है।
हुबाई उसकी मौत पर रोती है, लेकिन यांग पिंग अचानक बोलती है और बताती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर कितनी खुश है। इसलिए हुबाई उसके शरीर को उठाती है और उसे राजकुमार के ताबूत के पास ले जाती है ताकि वह ठीक हो जाए। वह उसके साथ अंदर लेट जाता है और जैसे ही वह उसके माथे को अपने माथे से छूता है, उसे उसकी यादें दिखाई देती हैं। यांग पिंग के पास बचपन से ही शक्तियां थीं, जिसमें प्राणियों को वापस जीवित करने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें उनका उपयोग करने से मना किया था। जब तक उसने अपनी मां को नीली आग में जलते नहीं देखा, तब तक उसे यह समझ नहीं आया कि उसकी मां राक्षस की वंशज थी, राक्षस जिन्होंने मानव रूप धारण किया और सामान्य लोगों से विवाह किया। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग अपने पूरे जीवन में टावर पर शोध करते रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस नियति से बचा सकेंगे जो उसका इंतजार कर रही थी। गुफा में वापस आकर वे गिरने के बाद भी बच गए। इसका एकमात्र कारण यह था कि यांग पिंग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन सभी को पुनर्जीवित। संबंध समाप्त होने से पहले यांग पिंग हुबाई से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और अनुरोध करती है कि वह उसके पिता को ढूंढने का प्रयास न छोड़े। हुबाई इस इच्छा का सम्मान करता है और अपनी टीम के साथ ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान से निकल जाता है। खोज जारी रखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक विशालकाय जानवर दूर से उन्हें देख रहा होता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।